नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसके पीछे की वो कौन सी नैतिक और राजनीतिक सोच है, वो कौन सा विजन है जिसने इसे आकार दिया। क्योंकि ये सिर्फ कानून की किताब नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए एक मॉरल कंपास भी है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम संविधान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद नियमों और कानूनों की एक मोटी सी किताब, है ना? पर क्या ये सच में बस इतना ही है? असल में नहीं, संविधान को एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ ये नहीं बताता कि दीवारें कहाँ होंगी, बल्कि ये उस इमारत की आत्मा, उसके मूल्यों और उसके विजन को भी दिखाता है। हमारे संविधान में कानून और नैतिक मूल्य ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आज की हमारी चर्चा में हम संविधान के दर्शन के कुछ बड़े पिलर्स को समझेंगे। सबसे पहले इसके दर्शन का एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे कि स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का संतुलन कैसे बनाया गया। इसके बाद भारत के अनोखे सेक्युलरिज्म मॉडल की बात करेंगे, और हाँ, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स जो अपने आप में क्रांति थी। और आखिर में इसकी क्या उपलब्धियां रहीं और क्या सीमाएं हैं, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि हमें संविधान के दर्शन को समझने की जरूरत ही क्यों है? कानून पढ़ लेना काफी नहीं है क्या? देखिए, हर कानून के पीछे एक नैतिक सोच होती है, एक फलसफा होता है जो बताता है कि वो कानून सही क्यों है। तो जब हम कहते हैं संविधान का दर्शन, तो हमारा मतलब उन बुनियादी आइडियाज और नैतिक मूल्यों से होता है जिन पर यह पूरा दस्तावेज टिका है। ये हमें बताता है कि हमारे लिए अधिकार, नागरिकता और लोकतंत्र जैसे शब्दों के असल मायने क्या हैं। चलिए अब पहले और सबसे जरूरी स्तंभ पर आते हैं, लिबर्टी और सोशल जस्टिस, यानी स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान इन दोनों के बीच एक ऐसा गजब का बैलेंस बनाता है जो इसे दुनिया के कई दूसरे संविधानों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क है। जो क्लासिकल वेस्टर्न लिबरलिज्म है, वो व्यक्ति यानी इंडिविजुअल को कम्युनिटी और समाज से ऊपर रखता है, लेकिन भारतीय लिबरलिज्म वो अलग है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक न्याय से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि समाज में जो ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं, उन्हें सुधारे बिना सच्ची आज़ादी मिल ही नहीं सकती। और ये कमिटमेंट सिर्फ बातों में नहीं था। इसका सबसे ठोस उदाहरण है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। ये एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन था, और मजे की बात यह है कि भारत ने इसे अमेरिका जैसे देशों में चले सिविल राइट्स मूवमेंट से भी दशकों पहले अपना लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की। भारत का सेक्युलरिज्म का मॉडल भी बिल्कुल अनोखा है, जिसे खास तौर पे हमारे देश की विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया था। देखिए, वेस्टर्न मॉडल में धर्म और राज्य के बीच एक दीवार होती है, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग। धर्म को पूरी तरह से एक निजी मामला माना जाता है, लेकिन भारत ने अपनाया सैद्धांतिक दूरी का मॉडल। इसका मतलब ये है कि राज्य सभी धर्मों से एक जैसी दूरी तो रखेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो समानता और आज़ादी जैसे मूल्यों को बचाने के लिए वो धार्मिक मामलों में दखल दे भी सकता है। और ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि भारतीय सेक्युलरिज्म सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों की बात नहीं करता, ये धार्मिक समुदायों के अधिकारों का भी सम्मान करता है। जैसे सरकार अल्पसंख्यक समुदायों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने और चलाने का अधिकार देती है, और जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक मदद भी दे सकती है। अब आते हैं संविधान के एक ऐसे फैसले पर जो उस जमाने के हिसाब से किसी क्रांति से कम नहीं था। वो फैसला था हर एक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देना, बिना किसी भेदभाव के। एक व्यक्ति एक वोट। ये सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही क्रांतिकारी था। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के कई बड़े बड़े लोकतंत्र भी अपनी महिलाओं या मजदूर वर्ग को वोट का अधिकार देने से हिचक रहे थे, भारत ने पहले दिन से ही सबको ये हक दे दिया। संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के ये शब्द देखिए। ये साफ दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का आम आदमी पर कितना गहरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि सच्चा लोकतंत्र हर नागरिक की भागीदारी से ही सफल होगा। और ये फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया था। इसकी जड़ें 1895 के बिल और 1928 की नेहरू रिपोर्ट तक जाती हैं। तो जब 1950 में भारत ने इसे लागू किया, तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम था, जबकि कई पश्चिमी देश तो इस पर तब भी बहस ही कर रहे थे।
लेकिन कोई भी ब्लूप्रिंट परफेक्ट नहीं होता, है ना? तो चलिए अब भारतीय संविधान की कुछ शानदार उपलब्धियों के साथ-साथ इसकी कुछ सीमाओं और आलोचनाओं पर भी एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। संविधान की एक बहुत बड़ी आलोचना ये होती है कि ये विदेशी है। संविधान सभा के ही एक सदस्य के हनुमंतैया का ये मशहूर कोट है जो इस भावना को खूब जाहिर करता है। उनका कहना था कि इसकी धुन भारतीय नहीं लगती। लेकिन इस तर्क के जवाब भी हैं। पहला, कि इन पश्चिमी विचारों का इस्तेमाल हमने अपनी ही सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद से लड़ने के लिए किया। दूसरा, क्या किसी आइडिया पर इंडियन या वेस्टर्न का ठप्पा लगाना जरूरी है? और तीसरा, आज कई भारतीयों ने इन आधुनिक विचारों को पूरी तरह से अपना लिया है, वो अब हमारे अपने हो चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ सीमाएं गिनाई जाती हैं, जैसे कि जेंडर जस्टिस के कुछ मुद्दे, खासकर परिवार के अंदर के मामलों पर उस वक्त उतनी बात नहीं हुई, और रोटी, कपड़ा, मकान जैसे जरूरी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं बनाया गया जिन्हें कोर्ट में लागू करवाया जा सके। लेकिन अंत में हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि संविधान पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। ये हमारे समाज की ज़रूरतों और उम्मीदों के साथ साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। तो देखिए, संविधान सभा ने तो हमें एक विजन दे दिया, एक नैतिक ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में थमा दिया। लेकिन इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने की, इसके मूल्यों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है, हम सब की। ये एक सोचने वाली बात है ना?